गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और हम केमिस्ट्री की सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है भाई, मौसम की वजह से लाइट खराब हो गई थी, तो अब ठीक हो चुकी है। देखो हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी, एक न्यू चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आप पूरी केमिस्ट्री को देखते हैं तो उसकी आधारशिला इसे समझ सकते हैं भाई, या फिर जितने भी चैप्टर अब तक पढ़े हैं उनसे संबंधित कुछ ना कुछ जानकारियां हमें इसमें पढ़ने मिलेंगी। तो पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले तो हम इसी चीज को समझना चाहेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी की वास्तव में आवश्यकता क्यों पड़ी। वास्तव में ये जो आवर्त सारणी होती है, वास्तव में ये होती क्या है? एक सारणी है जिसके आगे आवर्त शब्द जो है ये क्यों लगाया गया है भाई, इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे। तो आज थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे जिससे आगे की सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। सही है, तो बहुत ही बेसिक से आज शुरू करने वाले हैं। आपने अगर केमिस्ट्री आज तक नहीं पढ़ी तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे भाई। तो बहुत ही धैर्य से इस वीडियो को सुने और वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट में अगर पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। देखो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को, और वीडियो में जो भी शब्द मैं बोलता हूं एक एक शब्द को लिखते हुए चले बहुत ही अच्छी तरह से। और अगर किसी चीज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं समय दूंगा आपको। आप किसी कायदे की स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं मिलता, तो उस चीज को भी देखो मेंटेन करेंगे भाई। सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी। क्या पढ़ रहे हैं भाई? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का मतलब है, जो आवर्त सारणी हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो तत्व होते हैं, जितने भी तत्व हैं अभी तक, उनका वास्तव में वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है भाई? वर्गीकरण। और वो वर्गीकरण किस प्रकार का है? वो है वर्गीकरण आवर्ती प्रकार का। किस प्रकार का? पीरियोडिक। सही है, तो इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसी शब्द को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। जो तत्व हैं हमें उनके वर्गीकरण की वास्तव में आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्या हम वैसे काम नहीं चला सकते थे बिना वर्गीकरण के? अरे जब इतना सारा पढ़ते हैं तो इन तत्वों के बारे में पढ़ते हुए क्या हमें जा रहा था भाई? तो सबसे पहले इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप एक हेडिंग लिखें, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सबसे पहले हम इसी चीज को समझेंगे और बहुत ध्यान से चीज को समझना और लिखते हुए चलना। देखो वर्गीकरण की वास्तव में हमें आवश्यकता पड़ी क्यों, तो बहुत ध्यान से समझें जो एक एक शब्द में बोल रहा हूं कि वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो जब 17वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में रसायन विज्ञान जैसा कोई शब्द सामने आता है भाई, जब रसायन विज्ञान का उदय होता है या फिर उद्गम होता है, आप ये कह सकते हैं, तो प्रारंभ में हमें इतने बहुत से तत्वों का पता नहीं था भाई, और उनसे संबंधित जो यौगिक थे वो भी बहुत ज्यादा नहीं पता थे। यानी कि प्रारंभ में जब केमिस्ट्री विकसित हुई तो उसके जो तत्व हैं और उनके जो यौगिक हैं वो बहुत सारे नहीं थे। उनका आसानी से अध्ययन किया जा सकता था, उन तत्वों का और उनके यौगिकों का बहुत आसानी के साथ अध्ययन किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया, नए तत्वों की खोज होती गई और साथ ही साथ उनके बहुत सारे यौगिकों की भी खोज होती गई। जब हम 19वीं सदी के प्रारंभ में पहुंचते हैं, जब हम 19वीं सदी के प्रारंभ में पहुंचते हैं, मतलब 1800 से 1900 के बीच में जब हम चलते हैं, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास होता है भाई। और तेजी से विकास होने के साथ साथ नए अन्य तत्वों की भी खोज होने लगती है। नए अन्य तत्वों की भी बहुत खोज हो चुकी होती है, यानी कि अब तक बहुत अधिक हो चुके हैं। 45 से 50 तत्वों के करीब अब तक हम खोज चुके थे। 45 से 50 या 60 तत्वों तक अब तक हम खोज चुके थे और हजारों की तादाद में उनके यौगिक हो गए थे। तो इतने तत्व और इतने सारे यौगिकों का अध्ययन आसान नहीं था एक साथ। तो इन तत्वों के और इनसे बनने वाले जो यौगिक थे उन तत्वों का अध्ययन बहुत ही सरल और क्रमबद्ध बनाने के लिए। सही है, मैं लिखता हूं देखो कि जब बहुत अधिक तत्व हो गए, जब तत्व अधिक हो गए और उनके यौगिक अधिक हो गए, तब उनका अध्ययन बहुत ज्यादा आसान नहीं रहा। तब उनके अध्ययन को एक तो आसान
या फिर आप ये कह सकते हैं सरल बनाने के लिए, और सरल बनाने के साथ साथ उसे क्रमबद्ध करने के लिए, उसे क्रमबद्ध करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत करने का निश्चय किया, तत्वों को वर्गीकृत करने का निश्चय किया। यानी कि जब तत्वों का अगर हम वर्गीकरण कर दें, तत्वों का वर्गीकरण अगर हम कर दें तो तत्वों के बारे में हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रारंभ में जब 18वीं सदी के प्रारंभ में तत्वों का अध्ययन शुरू हुआ, किसके लिए? उनके वर्गीकरण के लिए। तो इस वर्गीकरण का जो आधार था, इस वर्गीकरण का जो आधार था वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तरीके से लिया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से, लेकिन सबका जो आधार था वर्गीकरण का, सबका जो आधार था वो या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु के भार पर ही डिपेंड था। परमाणु के भार या फिर इसी को कह सकते हैं आप परमाणु का द्रव्यमान। तो किसी ना किसी प्रकार से परमाणु के द्रव्यमान पर ही आधारित था और विभाजन के अलग अलग क्रम इन्होंने बनाए। लेकिन बाद में जब हम पढ़ते हैं आपका 1869 के समय में, 1869 में, तो 1869 के समय में एक वैज्ञानिक आते हैं डी.आई. मेंडलीव। तो इन्होंने वर्गीकरण का एक विशेष आधार बनाया और वो आधार था आवर्ती। सही है? वो कैसा आधार था भाई? देखो, इससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक तत्वों का वर्गीकरण कर चुके हैं, इससे भी पहले बहुत सारे वैज्ञानिक तत्वों का वर्गीकरण कर चुके हैं। बर्जीलियस ने तत्वों का वर्गीकरण किया, उसके बाद ड्यूट आए और उसके बाद बहुत सारे डोबेराइनर आए और ड्यूमा आए और उसके बाद में न्यूलैंड आए और भी इसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए भाई। तो इन सभी वैज्ञानिकों ने विभाजन किया, लेकिन इनमें से मात्र एक जो डी.आई. मेंडलीव थे, उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के किस आधार को अपनाया? आवर्ती आधार को। किस आधार को अपनाया? पीरियोडिक, यानी कि आवर्ती आधार को अपनाया। अब ये आवर्ती आधार होता क्या? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, कि जब इन्होंने तत्वों के विभाजन का निश्चय किया तो तत्वों के जितने भी तत्व थे उन सभी का बहुत गहनता के साथ अध्ययन किया, और उनका अध्ययन करने के साथ साथ उनसे संबंधित जितने भी यौगिक थे, उनके जितने भी यौगिक थे उन सभी का भी बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। जब सभी तत्वों का इन्होंने अध्ययन कर लिया तो इन्होंने ये पाया कुछ यौगिक बिल्कुल एक समान गुण रखते हैं, कुछ तत्व और उनके यौगिक, कुछ तत्व और उनके यौगिक बिल्कुल एक समान गुण रखते हैं, और जिन तत्वों के गुण एक समान होते हैं उनसे बनने वाले जितने भी यौगिक होते हैं वो सब भी लगभग एक जैसे ही गुण दर्शाते हैं। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो उसके आधार पर फिर इन्होंने एक निश्चय किया कि जिन तत्वों के गुण एक समान हैं उन्हें एक खड़े कॉलम में व्यवस्थित कर दिया, पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। और जिन तत्वों के गुण अलग थे फिर उन्हें अगले कॉलम में व्यवस्थित कर दिया। इसी प्रकार से ये कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते गए, और इस प्रकार से ये जो खड़े कॉलम हैं, इस प्रकार से ये जो खड़े कॉलम हैं, परपेंडिकुलर कॉलम हैं, इन्हें इन्होंने वर्ग कहा। यानी कि एक वर्ग में या एक खड़े कॉलम में किन तत्वों को रखा? समान गुणों वाले। किन तत्वों को रखा? समान गुणों वाले। और ये बहुत सारे कॉलम बना लिए इस प्रकार से। फिर इन कॉलम को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया कि इन कॉलमों में कौन सा कॉलम पहले आएगा, कौन सा कॉलम बाद में आएगा, कौन सा कॉलम उसके बाद आएगा। तो कॉलमों के विभाजन के लिए कि कॉलम पहले कौन सा आना चाहिए, कॉलम दूसरा, ये कॉलम कैसे बनाए हैं? जिन जिन तत्वों के परमाणु भार, जिन जिन तत्वों के रासायनिक गुण एक समान हैं उन्हें एक एक कॉलम में रख लिया। सही है? अब कॉलम को किस प्रकार से रखें आप समझ पा रहे हैं? कि मान लो इस वाले कॉलम को नंबर फर्स्ट दे दिया, इसे 2, इसे 3, तो पहले कौन सा कॉलम आना चाहिए? पहला वाला आना चाहिए या दूसरा या तीसरा? तो कॉलम के विभाजन के लिए परमाणु भार का इन्होंने प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया भाई? परमाणु भार का। और कॉलम को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो जब इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो इस प्रकार से भी एक सीरीज बनकर आ गई। ये कॉलम और बनकर आ गए जो पड़े कॉलम थे। पड़े कॉलम मतलब लेटे हुए कॉलम,
तो दो तरह के कॉलम हमारे पास बनकर आए, एक तो खड़े कॉलम जिन्हें वर्ग कहा इन्होंने ग्रुप, और दूसरे कॉलम हमारे पास बनकर आए लेटे हुए या फिर हॉरिजेंटल कॉलम, जो कॉलम क्या कहलाए भाई, आवर्त। किस नाम से जाने गए, आवर्त या पीरियड के नाम से जाने गए। तो हुआ क्या, देखो जब इन्होंने कॉलमों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया तो जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, एक मान लो ये 4 कॉलम बनाए इन्होंने, सही है, तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में समानता आने लगी, रिपीटेशन होने लगा। मतलब कहने का देखो, पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वें तत्व के क्या पहले जैसे गुण नहीं होंगे, क्योंकि एक कॉलम में तो इन्होंने एक समान तत्व रखे हैं। यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में क्या होती है, समानता, रिपीटेशन। जैसे अगर तत्वों को ऐसे रखेंगे तो 5वें तत्व के गुण एक समान होंगे, फिर 5वें के बाद एक समान होंगे, फिर 5वें एक समान होंगे। यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में रिपीटेशन होने लगा, उनकी जो गुण की प्रॉपर्टी थी वो दोहराई जाने लगी, और यही चीज कहलाती है आवर्ती। इसी को क्या कहते हैं हम, आवर्ती। तो अब आपको समझ में आया, देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताता हूं मैं इसकी। जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उनके गुणों में रिपीटेशन होता है, और इस गुणों में रिपीटेशन होने को ही क्या कहते हैं, आवर्ती। क्या कहते हैं भाई, आवर्ती कहते हैं। और इस आवर्ती से ही निकला आवर्त, और इस प्रकार से आपको देखने में ये एक सारणी लगेगी। क्या लगेगी भाई, सारणी। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, आवर्त सारणी। तो ये सारी चीजें कहां से निकल कर आई, आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्तमान में जो आप आवर्त सारणी देखते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी, वर्तमान में कौन सी आवर्त सारणी देखते हैं आप, दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी। ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है वास्तव में ये मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का ही विकसित रूप है। वास्तव में ये मेंडलीव की ही मूल आवर्त सारणी का विकसित रूप है। यानी कि फिर उसमें और बहुत सारे संशोधन किए गए, मोजले ने नई सारणी बनाई और फिर बोहरबरी के नियम के अनुसार उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो इसी सारणी को आधार मानते हुए कौन सी सारणी बनाई गई, दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो आप इन बातों को समझ चुके होंगे। अब बिल्कुल क्रम से हम चल रहे हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिक आए, फिर कौन कौन से वैज्ञानिकों ने तत्वों का विभाजन किया। तो उनमें से कुछ को मैंने लिख रखा है ताकि ज्यादा समय खराब नहीं हो, आसानी से मैं आपको समझा सकूं। तो देखते हैं, देखो एक एक करके। तो आप समझ गए भाई तत्वों के विभाजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जब बहुत सारे तत्व हो गए तो उनका बहुत आसानी से और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए एक सारणी बनाई गई, जिसमें अगर एक तत्व का अध्ययन कर ले हम तो बाकी के सभी तत्वों के गुण एक समान होते हैं। तो इससे बहुत सुविधा हो गई। तो इसीलिए जो सारणी जो प्राप्त हुई उसी को क्या कहा गया, हमें आवर्त सारणी कहा गया। तो इतना ध्यान रखेंगे। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। अगर हम तत्वों के विभाजन की बात करें तो सबसे पहले तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया, सबसे पहले जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया वो किया था बर्जीलियस ने। किसने किया था भाई, बर्जीलियस ने। तो देखो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर तत्वों के वर्गीकरण की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें योगदान दिया था बर्जीलियस ने। किसने दिया था भाई, बर्जीलियस ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण किसने किया, तो बर्जीलियस ने। और इन्होंने तत्वों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक तो धातु के रूप में और दूसरा अधातु। तो इससे भी बहुत सारी सुविधा हुई थी, एक मेटल के रूप में, दूसरा नॉन मेटल। और ये किस आधार पर बांटा था, इसका आधार क्या बनाया था, इसका आधार कोई परमाणु आधार नहीं था भाई, परमाणु भार इसका आधार नहीं था। इन्होंने अपना एक नया आधार बनाया। इन्होंने तत्वों के गुणों को उसका आधार बनाया। तत्वों के गुणों को उसका आधार बनाया। कैसे, इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वे तत्व जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होगी, वे तत्व जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होगी धातु कहलाएंगे। और ये जो धातु होंगे इनमें एक और गुण होगा, ये ऊष्मा के उच्च चालक होंगे। ये ऊष्मा के उच्च चालक होंगे।
उच्च चालक का मतलब क्या है, ऊष्मा का चालक का मतलब कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे आपने देखा होगा किसी भी छड़ को अगर गर्म किया जाए तो जहां से गर्म हो रही होती है गर्मी आपके हाथ तक आ जाती है, इसी को कहते हैं ऊष्मा का चालन। तो जो ऊष्मा के चालक हो, क्या लोहा ऊष्मा का चालक नहीं होता, होता है भाई। और जो विद्युत के चालक हो, जो विद्युत के चालक हो, तो ये इन्होंने कहा भाई, इसके अतिरिक्त और बहुत सारी बात कही कि वे तत्व जिनमें जिनमें तन्यता हो, जिनमें तन्यता हो, आघात वर्धनीयता हो, आघात वर्धनीयता हो, सही है, और तनन क्षमता हो, तनन क्षमता, तनन क्षमता हो, और सुघट्यता हो, और भी बहुत सारी बातें कही। और इन्होंने एक बात और कही, जिनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई, क्षारीय। ऑक्साइड बताया था किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ द्विअंगी यौगिक, किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ जो द्विअंगी यौगिक होता है वो ऑक्साइड कहलाता है। और इनके जो ऑक्साइड बने वो कैसे हों, क्षारीय। अगर ये सारी प्रॉपर्टी हैं तो वो क्या कहलाएंगे, मेटल, धातु। और जिन तत्वों में, देखो इन सारी चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे। आघात वर्धनीयता क्या होती है, किसी भी चीज पर आघात यानी कि चोट मारने पर वो टुकड़ों में नहीं टूटे। जैसे लोहा, लोहे पर अगर आप आघात करेंगे क्या वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, नहीं, फैलने लगेगा। और तो इसी गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। इसके विपरीत जब नमक पर आप चोट मारेंगे, फिटकरी पर चोट मारेंगे, या फिर आयोडीन पर, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बिखर जाती है। तो ये इसके विपरीत होता है, बिल्कुल, उसे कहते हैं भंगुरता। तो आप याद रखेंगे, धातु जिनमें चमक होगी, ऊष्मा की चालक होंगी, विद्युत की चालक होंगी, आघात वर्धनीयता होगी, तन्यता होगी, सुघट्यता होगी, उच्च तनन क्षमता होगी, और साथ ही साथ उनके ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय। तो ये सभी धातु कहलाएंगे। और जिनमें ये सारे गुण नहीं होंगे, जिनमें ये सारे गुण नहीं होंगे, साथ ही साथ जो भंगुर होंगे, भंगुर मतलब छोटे टुकड़ों में टूट जाना, जैसे नमक टूट जाता है चोट मारने पर। और इसके अतिरिक्त इनके ऑक्साइड क्षारीय नहीं होंगे। इनके ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिकल यानी कि अम्लीय होंगे। तो ऐसे तत्वों को अधातु कहेंगे। तो इन्होंने विभाजन तो कर दिया, लेकिन ये विभाजन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं टिका। ये विभाजन इनका बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं टिका। क्यों नहीं टिका, क्योंकि कुछ समय के पश्चात जब अध्ययन किया गया तो ये पता चला कुछ धातु उनमें अधातुओं के गुण थे और कुछ अधातु उनमें धातुओं के गुण थे। सही है, तो ये नियम क्या हो जाएगा, भी फेल हो जाएगा। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। जैसे आप ऐसे ही समझ लें, जैसे जो आपकी आयोडीन होती है वो अधातु है, आपका ग्रेफाइट होता है वो अधातु है। तो आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों अधातु हैं, परंतु फिर भी इनमें चमक पाई जाती है, परंतु फिर भी इनमें चमक, तो अधातु है तो चमक नहीं पाई जानी चाहिए थी, तो एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। इसके अतिरिक्त देखो और अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे ग्रेफाइट है आपकी, सही है, और जैसे हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन, तो ये विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे मरकरी, ये धातु है परंतु फिर भी ये किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव में, जबकि द्रव में तो केवल अधातु पाई जा सकती है भाई, तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। जैसे लिथियम और सोडियम, ये धातु हैं तो इन्हें भारी होना चाहिए, लोहा भारी होता है, सोना चांदी ये सारी चीजें भारी होती हैं भाई, तो उसी प्रकार से लिथियम और सोडियम को भी क्या होना चाहिए था, हैवी वेट होना चाहिए था, लेकिन ये कैसी होती हैं, हल्की। ये कैसी होती हैं भाई, हल्की होती हैं। तो इसी कारण से हल्की कौन सी क्या होती हैं, अधातुएं, तो इसी कारण से इनका ये नियम जो था वो फेल हो गया। जब एक नियम फेल हो जाता है तभी दूसरा नियम जन्म लेता है तभी दूसरा नियम जन्म लेता है। इसके अतिरिक्त देखो बहुत बड़ी विडंबना इसमें तब आई जब कुछ धातुएं बिल्कुल अधातुओं के समरूप व्यवहार कर रही थी, और यानी कि उनमें धातुओं के भी गुण थे और अधातुओं के। सही है, बाद में कुछ धातुएं ऐसी खोजी गई जिनमें सभी गुण अधातुओं के भी मौजूद थे, यानी कि धातुओं की तरह भी व्यवहार कर रही थी और अधातुओं की तरह भी। बाद में उन्हें उपधातु के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया भाई, उपधातु के नाम से। जैसे सिलिकॉन होता है,
सही है। जर्मेनियम होता है, जैसे जर्मेनियम होता है भाई, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है और टेल्यूरियम होता है। तो ये बहुत सारे तत्व हैं जो किसके रूप में देखे जाते हैं भाई, जिनमें धातुओं के गुण भी होते हैं और अधातुओं के। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, उपधातु यानी कि मेटलॉइड के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे बर्जीलियस ने सर्वप्रथम तत्वों को दो भागों में बांटा था, धातु और दूसरे अधातु। लेकिन यह नियम ज्यादा समय नहीं चला क्योंकि कुछ धातुओं में अधातुओं के गुण भी पाए जा रहे थे। इसके बाद में अगले वैज्ञानिक आते हैं प्राउड, सही है। तो जो प्राउड हैं उन्होंने 1815 में एक नियम दिया है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं प्राउड। तो जो प्राउड थे उन्होंने ये नियम मुख्य रूप से कब दिया था भाई, 1815 में दिया था। तो आप याद रखेंगे प्राउड ने एक नियम दिया 1815 में, वो किससे संबंधित था भाई, प्राउड ने 1815 में एक नियम दिया, वो किससे संबंधित था, तत्वों के वर्गीकरण से, तत्वों के वर्गीकरण से। और इन्होंने ही सर्वप्रथम ये बताया, क्योंकि अभी जो वर्गीकरण किया था वो गुणों के आधार पर किया था, इन्होंने ही सर्वप्रथम ये बताया कि तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु भार, परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए। कैसे, आप बहुत ध्यान से समझना, इनकी परिकल्पना बिल्कुल अजीब सी है भाई। कैसे, जब ये रिसर्च कर रहे थे तो उसी दौरान, जब ये रिसर्च कर रहे थे तो उसी दौरान 1808 की बात है ये, उसी दौरान डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया, डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में डाल्टन ने एक सीरीज प्रदर्शित की थी, वो परमाणु भार के, सही है। क्योंकि हमने देखो शुरू में पढ़ा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में यह बताया गया था कि तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु भार होता है। तो तत्वों के परमाणु भार की इन्होंने एक लिस्ट जारी की और उस परमाणु भार की लिस्ट को प्राउड ने पढ़ा। और जब प्राउड ने इस लिस्ट को पढ़ा तो इन्होंने ये कहा कि जितने भी तत्वों के परमाणु भार हैं, जितने भी तत्वों के परमाणु भार हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जब सभी तत्वों के परमाणु भार एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं, इसका मतलब ये होता है भाई कि जितने भी तत्वों के परमाणु भार होते हैं वो हाइड्रोजन के पूर्ण गुणित होते हैं। कैसे होते हैं, पूर्ण गुणित। पूर्ण गुणित का मतलब है पूर्णांक संख्या होते हैं। तो इन्होंने ये कहा, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, सोडियम का आपने 23 मान लिया, आपने नाइट्रोजन का 14 मान लिया, ऑक्सीजन का 16, तो ये एक पूर्णांक संख्या है। जबकि इस नियम का उल्लंघन करता है, इस नियम का उल्लंघन करता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 35.5। ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ये भिन्नात्मक संख्या है। तो देखो अभी मैं समझाता हूं, आपके समझ में आ जाएगा भाई, सही है। तो इन्होंने क्या कहा भाई कि जितने भी तत्व होते हैं, जब डाल्टन ने परमाणु सीरीज, परमाणु के परमाणु भार की सीरीज जारी की तो इन्होंने उसका अध्ययन किया और अध्ययन के फलस्वरूप इन्होंने बताया कि जितने भी तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन के परमाणु भार से मिलकर बने होते हैं, यानी कि वह क्या होते हैं, उनके पूर्ण गुणित। और जब तत्व एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तब उनके केवल परमाणु भार बदलते हैं और किसी चीज में परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए इन्होंने तत्वों के परमाणु भार को उसका मूल लक्षण बताया। क्या बताया भाई उसे, मूल लक्षण। और इसी के आधार पर इन्होंने विभाजन करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के बाद, ये 1816-17 की बात है भाई, कुछ समय के बाद कुछ तत्व ऐसे सामने आए जिनके परमाणु भार हाइड्रोजन के पूर्ण गुणित नहीं थे। और जब इनके परमाणु भार हाइड्रोजन के पूर्ण गुणित नहीं थे तब इनकी परिकल्पना हो गई फेल, तब इनकी परिकल्पना हो गई फेल। फिर एक नए वैज्ञानिक आए, डोबे राइनर। डोबे राइनर ने एक नया आधार बताया तत्वों के विभाजन का, लेकिन यह भी अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा था भाई, तत्वों के परमाणु भार से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डोबे राइनर के त्रिक सिद्धांत को। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि त्रिक सिद्धांत या ट्राइएड या फिर ट्राइएड
का रूल किसने दिया है? तो आप याद रखेंगे डोबेरायनर ने। और कब दिया है? 1827 में। तो देखो इन्होंने अपने नियम में क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए और जिन तत्वों के गुण एक समान हैं उन्हें एक प्रकार से रखा जाए, या डायरेक्ट कह सकते हैं यदि डोबेरायनर के अनुसार, देखो बहुत सीधे शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए, जैसे 7, 23, 39, सही है, और उनके 3-3 की श्रेणी बना ली जाए, और उनकी 3-3 की श्रेणी बना ली जाए, तो होगा क्या? देखो तो जो पहला और तीसरा, सही है, जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखकर उनकी 3-3 की श्रेणी बना ली जाए, तो पहले और तीसरे तत्वों का जो औसत एवरेज होता है, पहले और तीसरे तत्व का जो औसत या एवरेज होता है वो बीच वाले तत्व के बराबर होता है। डोबेरायनर ने क्या कहा भाई कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो पहले और तीसरे परमाणु भार तत्वों के परमाणु भार का जो औसत होता है वो मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं, देखो लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39, इनका आधा कितना होगा? 23, और 23 किसका है? देखो सोडियम का। तो इनका ये नियम बिल्कुल सही निकला। फिर इन्होंने दूसरा ट्राइएड बनाकर दिखाया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और क्लोरीन और आयोडीन का जब आधा किया गया, क्लोरीन और आयोडीन का आधा किया गया, तो ये ट्राइएड बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बैठा, ये ट्राइएड बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बैठा। ब्रोमीन का परमाणु भार होता है 80, लेकिन इनका निकल कर आया 80.1, 81.25। तो इन्होंने कहा या तो बिल्कुल बराबर होगा या निकटतम होगा, बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने अगला ज्ञात किया भाई कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। तो जब इनके परमाणु कैल्शियम और बेरियम का औसत निकाला गया तो 88.5 आया, जो 87.6 के बिल्कुल निकट था। देखो एक का ही अंतर है इतने अधिक भार में। तो इसी प्रकार से और भी तत्वों के इन्होंने ट्राइएड बनाए, लेकिन बाद में कुछ तत्वों के ये ट्राइएड बनाने में असफल हो गए और कुछ तत्वों के ट्राइएड में बहुत ज्यादा अंतर आया। तो इसी कारण से बाद में इनका ये नियम भी क्या हो गया? फेल। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि डोबेरायनर ने सोडियम और लिथियम का ट्राइएड किसके साथ बनाया था? तो आपको याद रखना है पोटेशियम। तो अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि निम्नलिखित में से किन किन के मध्य जो डोबेरायनर हैं उन्होंने ट्राइएड बनाया था? और ऑप्शन में होंगे 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि किसके साथ ट्राइएड नहीं बनाया था? तो आप पहचान जाना भाई, फ्लोरीन के साथ उन्होंने ट्राइएड नहीं बनाया था। तो बहुत घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक इसके, तो आप ध्यान रखना इसे। और जब इनका ये सिद्धांत फेल हो गया तो ड्यूमा ने अपनी एक सीरीज जारी की। ड्यूमा ने फिर बताया भाई कि तत्वों का विभाजन एक दूसरे क्रम में भी किया जा सकता है। तत्वों का जो विभाजन है वो एक दूसरे क्रम में भी किया जा सकता है यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक सजातीय श्रेणी का निर्माण होता है, होमोजीनियस सीरीज प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भाई? होमोजीनियस सीरीज। और 1853 यानी कि 1853 में ड्यूमा ने ये बात कही। ड्यूमा ने 1853 में सजातीय श्रेणी की एक परिकल्पना दी और इसमें यह कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उन तत्वों के परमाणु भार में एक सजातीय श्रेणी होमोजीनियस सीरीज का निर्माण होता है, या फिर उनके तत्व के जो परमाणु भार होते हैं वो होमोजीनियस सीरीज को फॉलो करते हैं। कैसे? मान लो सोडियम के तत्वों को ही लिया, उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, इनके परमाणु भार क्या होते हैं भाई? 14,
31, 75, 119 और 207। मैं बोल रहा हूं, अगर कोई शब्द नहीं चमक रहा तो 14, 14, 31, 75, 119, 207। तो इन तत्वों को जब इसी क्रम में व्यवस्थित किया गया कि नाइट्रोजन का 14 है और फास्फोरस का 31, तो इसमें से 14 निकाल लिए। जब इन्होंने 14 निकाल लिए तो कितने बचे? 17। फिर यही सीरीज आगे फॉलो की कि सबसे पहले तो नाइट्रोजन वाले 14 निकाले भाई, नाइट्रोजन वाले 14 निकाले, उसके बाद फास्फोरस वाले 17 निकाले, तो फिर कितने बचे? 14, फिर 44 बचे। यही क्रम इन्होंने आगे भी अपनाया कि सबसे पहले तो नाइट्रोजन का परमाणु भार इन्होंने बाहर निकाल लिया, 119 में से नाइट्रोजन का परमाणु भार बाहर निकाल लिया, उसके बाद इन्होंने फास्फोरस का परमाणु भार बाहर निकाल लिया, तो फिर कितने बचे? 44, और 44 का पूर्ण गुणित, यानी कि ये क्रम देखो मैंने आगे दिखाया भी है कि नाइट्रोजन का यदि परमाणु भार A माने तो फास्फोरस का A+B, यानी कि फास्फोरस का A+B, इसी प्रकार से आर्सेनिक का आया A+B+C, सही है 44, C का मान 44 मान सकते हैं। तो एंटीमनी में भी यही सीरीज फॉलो होगी, यानी कि नाइट्रोजन का आप निकाल दें, फिर फास्फोरस का, फिर C बचेगा, वो भी पूर्ण गुणित। इसी प्रकार से बिस्मिथ Bi होता है बिस्मिथ, क्या होता है भाई? बिस्मिथ। तो आप याद रख सकते हैं, इसमें भी यही सीरीज फॉलो होती है कि नाइट्रोजन का 14 निकाल दो, फास्फोरस का 17 निकाल दो, बचा हुआ 44 का 3 गुना हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 3 गुना। तो यही सजातीय श्रेणी इन्होंने बताई, लेकिन सभी तत्वों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब सभी तत्वों के साथ ऐसा नहीं होता है तो ये सीरीज क्या हो गई? फेल हो गई। जब इनकी परिकल्पना फेल हो गई तो न्यूलैंड ने एक नियम दिया, न्यूलैंड ने एक नियम दिया, अष्टक का नियम, सही है, अष्टक, ऑक्टेंट रूल भी कहते हैं इसे। क्या नियम दिया? अष्टक का नियम दिया। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये नियम इन्होंने 1863, कहीं कहीं देखो 1864 भी लिखा हुआ देखा है मैंने, और कहीं कहीं 1866 भी। तो ध्यान रखना, ज्यादातर किताबों में 3-4 जगह मैंने 1864 ही लिखा हुआ देखा है। तो आप याद रखना 1864-65 के समय में ही इन्होंने ये परिकल्पना दी थी। और इस परिकल्पना में इन्होंने क्या कहा? इस परिकल्पना में इन्होंने जो संगीत के 7 स्वर होते हैं उन्हें आधार बना लिया, लेकिन परमाणु क्रमांक को भी अप्रत्यक्ष रूप से आधार रखा। कैसे? इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से संगीत का प्रत्येक 8वां स्वर पहला स्वर होता है, कहने का मतलब ये है, संगीत के 7 स्वर आप जानते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। फिर सा लौट कर आता है, सा देखो पहला था, फिर सा आ गया, यानी कि प्रत्येक 8वां स्वर कैसा होता है? पहला स्वर। तो इन्होंने यही परिकल्पना आधारित की कि जब तत्वों को हम क्या करेंगे? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। कैसे? 7 परमाणु क्रमांक, ये इसके एम का मतलब है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, या फिर एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, परमाणु भार बढ़ते हुए ये हैं, देखो 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19। फिर इसके बाद जब 8वां स्वर आता है तो तत्वों का फिर इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35 इस प्रकार से व्यवस्थित किया। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 8वां तत्व है, जब इन्होंने व्यवस्थित किया होगा तो 8वें तत्व के गुण किसकी तरह निकले? पहले देखो 7वें तत्व के बाद 7वां फ्लोरीन था, और 8वां कौन सा होगा? सोडियम। तो 8वें और पहला तत्व कौन सा होगा? लिथियम। तो 8वां और पहला एक जैसे होते हैं, नहीं होते हैं? तो इसीलिए इन्होंने कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि संगीत का प्रत्येक 8वां स्वर पहले स्वर के बराबर होता है। तो ये बात भी ध्यान रखना कि स्वर पर या स्वर संगीत पर आधारित नियम किसने दिया था, या ऑक्टेट का रूल किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। तो ये इन्होंने क्रम बताया, तो मैंने आपको ये लिख दिया, देखो इनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में
1869 में 1869 में एक वैज्ञानिक और आए मेंडलीव, और एक और आए थे लोथर मेयर। तो मेंडलीव को और लोथर मेयर को अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी भैया। तो आपको अगर ये चीजें पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करें इसे, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पिछली सारी वीडियो जरूर देखें। अगर आप केमिस्ट्री की सभी वीडियो देखते हैं तो आप यकीन मानना किसी भी एग्जाम में बैठना केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। थैंक यू।